10 जून 2016 आइलैंड ऑफ रीयूनियन के बीच पर सुबह सुबह लोग टहल रहे थे। अक्सर समुद्र की लहरों के साथ समुद्र का कचरा भी बाहर आ जाता है। इसी तरह से बीच पर सुबह का समय था और उठती हुई लहरों के साथ कचरा भी बाहर आ गया था। तभी एक आदमी की नजर उस कचरे की तरफ गई और वो चौंक गया। दरअसल ये कचरा एक प्लेन की खिड़की थी। इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये तो एक ऐसे प्लेन की खिड़की है जिसकी खोज इसी आइलैंड से सैकड़ों मील दूर ऑस्ट्रेलिया में की जा रही है। ये खिड़की थी वाइट MH370 की, जिसे उड़ना था मलेशिया से और जाना था बीजिंग, और अचानक से ये रातों रात गायब हो गई थी। गायब होने के बाद उम्मीद थी कि ये मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के पास, जहां इसे दुनिया का सबसे बड़ा मिशन चलाकर ढूंढा जा रहा था। लेकिन मेडागास्कर के पास कचरे के रूप में मिला ये टुकड़ा अलग ही कहानी बता रहा था। लेकिन ये कहानी थी क्या? कैसे गायब हुआ अचानक ये प्लेन? इसे न तो हाईजैक किया गया और ना ही ये किसी रडार के कंट्रोल में आया, और ना ही कहीं लैंड हुआ था, ना ही समुद्र में था और ना ही जमीन पर। आखिर था कहाँ MH370 और कहाँ गए इसमें बैठे 239 लोग जो इंतजार कर रहे थे सुबह बीजिंग पहुंचने का? क्या उनकी सुबह कभी होने वाली थी या नहीं? इस प्लेन में नकली पासपोर्ट वाले पैसेंजर्स भी थे और डिप्रेशन से जूझ रहा पायलट भी। तो आइए दोस्तों जानते हैं MH370 के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। 8 मार्च 2014 कुआलालंपुर एयरपोर्ट रात के 12 बज रहे थे और कई पैसेंजर्स MH370 के लिए चेक इन कर रहे थे, और इसमें अलग अलग कंट्री के 239 लोग ट्रैवल करने वाले थे। रात में 12:42 पर उड़ने वाला था ये बोइंग 777 मलेशियन एयरलाइंस के सबसे बिजी प्लेन्स में से एक था। ये अक्सर रात में ही उड़ा करता था। दरअसल मलेशिया और चाइना के बिजनेस रिलेशंस के कारण पैसेंजर्स रात को ट्रैवल करना पसंद करते हैं। प्लेन ने 12:42 पर टेक ऑफ किया। ये प्लेन 53 साल के कैप्टन सहारी अहमद शाह उड़ा रहे थे, जिसके पास 18,000 घंटे का प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। वैसे तो प्लेन को एयरपोर्ट का ट्रैफिक कंट्रोल असिस्ट करता है, लेकिन एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल ने इसे आगे फॉरवर्ड कर दिया था। कुछ देर बाद प्लेन लंपुर रडार के नेटवर्क में आ चुका था, लेकिन ये कनेक्शन ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। इसके बाद प्लेन लंपुर रडार का एरिया छोड़ देता है और दूसरे रडार के एरिया में आ जाता है। लंपुर रडार ने इस रडार की जानकारी देते हुए MH370 को संदेश भेजा कि मलेशियन 370 तुरंत होचिमिन्ह से कनेक्शन एस्टेब्लिश कीजिए। होचिमिन्ह वियतनाम देश की बॉर्डर पर है। MH370 यहीं से आगे बढ़ता है। होचिमिन्ह लंपुर एयरपोर्ट को मैसेज भेजते हैं कि शेड्यूल किया गया MH370 अभी तक कनेक्शन में क्यों नहीं आया। लंपुर रडार, शायद कोई टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा हुआ होगा। यह कहकर लंपुर रडार ने अपने हाथ झटक दिए। प्लेन को कनेक्शन में नहीं आए लगभग 1 घंटा हो चुका था। अब तक तो हाहाकार मच जाना चाहिए था, लेकिन लंपुर रडार शांत था। क्या ये तूफान आने से पहले की शांति थी? कुछ देर बाद लंपुर रडार के पास कॉल आता है, और इस बार कॉल था कंबोडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कि MH370 का शेड्यूल इस तरफ तो नहीं था, लेकिन कनेक्शन क्यों बिठा रहा है। और यहीं से लंपुर रडार ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। और ये MH370 का भटकना नहीं कहा जा सकता था। ये कुछ ऐसा था कि अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो फ्लाइट चाहे राजस्थान होकर जाए या फिर MP होकर। लंपुर रडार ने भी सोचा कि मौसम के ठीक होने पर MH370 कंबोडिया से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेगी और इसमें परेशान होने की बात नहीं है। काश ये सच होता। लेकिन 5:20 पर लंपुर ATC पर एक और फोन आया। इस फोन ने चारों तरफ सनसनी फैला दी। ये फोन एक सोर्स की तरफ से आया था जो कि कंबोडिया ATC में मौजूद था। उस कॉल पर यह कहा गया था कि जो भी कंबोडिया ATC पर सिग्नल मिले वो सब रडार पर आधारित थे, यानी कि वो उम्मीद से बहुत दूर हो सकते हैं। और इसका मतलब था कि प्लेन कभी कंबोडिया गया ही नहीं था। अगर कंबोडिया जाता तो कोई ना कोई सिग्नल ज़रूर होता, और अभी तक चाइना के बॉर्डर पर होगा तो वहाँ से कोई ना कोई सिग्नल ज़रूर आया होगा, क्योंकि प्लेन वियतनाम से भी नहीं गया था। लेकिन पता चला कि प्लेन चाइना भी नहीं गया है। इसका मतलब तो यही निकल कर आ रहा था कि MH370 ने मलेशिया की सीमा को कभी छोड़ा ही नहीं था। कंबोडिया के
अलावा और किसी ने भी लंपुर एटीसी से कनेक्शन करने की कोशिश नहीं की थी। इसके बाद सुबह 7:24 पर मलेशिया एयरलाइंस और चाइनीज एटीसी दोनों का बयान आया कि MH370 लापता हो चुका है, लेकिन कहां और कैसे नहीं पता था। दरअसल हैरानी की बात यह है कि प्लेन मलेशिया में भी नहीं था और 8 मार्च की ये सुबह मलेशिया और चाइना के लिए एक नई सुबह थी, क्योंकि यहाँ से शुरू होने वाली थी एक तलाश जिसे झूठी तलाश माना जाता है। ये सब कुछ मलेशिया एयरलाइन की लापरवाही थी। वो चाहते तो रात में ही कंबोडिया से बात करके काफी कुछ पता लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर यहाँ से शुरू हुआ इन्वेस्टिगेशन का मोड ऑन। लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले ये पता किया गया कि प्लेन में एक्चुअल कितना फ्यूल था। तो पता चला कि प्लेन में रिजर्व को मिलाकर टोटल 49,000 लीटर फ्यूल था। इस फ्यूल से लगभग प्लेन 7 घंटे और 30 मिनट तक उड़ सकता था। प्लेन उत्तर में गया तो था, लेकिन इतना दूर तक नहीं, और गया था तो केवल इतना ही कि कम से कम कंबोडिया तक तो सिग्नल जा सकते थे, यानी कि आधे घंटे का फ्यूल तो खर्च हो ही गया था। बची थी 3 दिशाएं और हर कोई अपने अपने अनुमान लगा रहा था। इससे पहले कोरियन की भी एक फ्लाइट को ऐसे ही गायब कर दिया गया था और फिर वो नॉर्थ कोरिया में मिली थी, बट इस केस में कोई हाईजैकिंग नहीं थी। मलेशियन एयरलाइन ने भी ये मान लिया था कि ये प्लेन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है। इसी तरह से मलेशियन एयरलाइन की तरफ से फिर भी लगभग सारे देशों से इस प्रकार के कनेक्शन बिठाए जा रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस बड़े से तलाशी अभियान में कई देशों ने हेल्प की। 4 दिनों तक लगातार MH370 को साउथ चाइना में सर्च किया जा रहा था। मलेशियन एयरलाइन से ये भूल हो गई थी कि उन्होंने अपने मिलिट्री रडार को चेक ही नहीं किया था। दरअसल हर देश के पास अपने एटीसी के साथ मिलिट्री रडार भी होते हैं, जिनसे अक्सर प्लेन संपर्क नहीं करते। उन्हें मिलिट्री के कॉर्प्स के लिए बनाया जाता है, लेकिन मिलिट्री के रडार में हर तरह की फ्लाइट देखी जा सकती है। देन मलेशिया एयरलाइन के मिलिट्री रडार की चेक किया गया तो पता चला कि MH370 की एंट्री ना तो पूर्व की तरफ है और ना ही उत्तर की तरफ। MH370 ने मलेशिया से टेक ऑफ किया और मलेशिया की सीमा तक पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद उसे वियतनाम में एंट्री लेनी थी, लेकिन ऐसा न करके उसने अपना रास्ता मोड़ लिया और उड़ते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ निकल गया। इसी बीच वो कंबोडिया की सीमा तक नहीं गया, इसलिए केवल सिग्नल ही आ पाए। और मलेशियन एयरलाइन से ये भी पूछा गया कि जब वो प्लेन मलेशिया में ही उड़ रहा था तब आपको उसके बारे में पता कैसे नहीं चला। और इस बात का जवाब देते हुए मलेशियन एयरलाइन ने कहा कि MH370 को जानबूझकर मलेशिया के ऊपर उड़ाया गया था ताकि प्लेन रडार में नजर न आए। आखिर ऐसा किया किसने, ये बड़ा सवाल बन चुका था। सभी अंदाजों के बाद गलती पायलट की बताई जा रही थी कि एकदम से प्लेन 180 डिग्री पर मोड़ लिया गया। ये ऑटो पायलट नहीं कर सकता था। फिर एकदम से मलेशिया एटीसी को एक नया ही क्लू मिल जाता है, जिसमें मास सुसाइड की थ्योरी सामने आई, जिसमें पूरी की पूरी फ्लाइट ने एक साथ सुसाइड किया हो। पर आखिर क्यों और किसके कहने पर इस सुसाइड का शक जा रहा था कैप्टन साहरी अहमद शाह पर। वे काफी एक्सपीरियंस रह चुके थे और जब मलेशिया एयरलाइन ने उनके घर की इन्वेस्टिगेशन की तो पाया कि उनके घर पर एक स्टिमुलेटर फ्लाइंग पाथ मिला था। ये फ्लाइंग पाथ ही उनके शक की शुरुआत बना और ये पाथ शुरू होता है कुआलालंपुर से बीजिंग की ओर जाते हुए। मलेशिया की सीमा पार करते ही 180 डिग्री मुड़ जाता है और थाईलैंड और मलेशिया की बाउंड्री पर आगे बढ़ जाता है। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान मास सुसाइड की थ्योरी भी रद्द हो गई। कुल मिलाकर मलेशिया एयरलाइन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अलग अलग क्लू सामने लेकर आ रहा था, जो कि सभी गलत साबित हो रहे थे। अब तक इंडियन ओशियन को भी 5% एक्सप्लोर किया जा चुका था और यहाँ से बोइंग 777 ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं था। अब यह जानकारी भी सामने आई कि इंडियन ओशियन के ऊपर भी सैटेलाइट से MH370 ने कनेक्शन बिठाने की कोशिश की थी। यह कनेक्शन लगभग 7 बार बिठाया गया था। सैटेलाइट के अकॉर्डिंग ये लोकेशन ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में थी। एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस फ्लाइट को जानबूझकर समुद्र के ऊपर से उड़ाया गया है। शुरू से ही ये लापरवाही केवल मलेशिया एयरलाइन की ही थी, जो हर बात को इग्नोर कर रही थी। अब वक्त ज़्यादा होने के कारण लोगों के परिवारों को जवाब
जवाब देना मुश्किल हो रहा था। इसलिए खोज शुरू हुई इंडियन ओशियन की, जहां हर वक्त मौसम खराब होने के कारण उथल-पुथल मची रहती है। 18 मार्च को इस अभियान को शुरू किया गया। खोज सरफेस से शुरू की गई ताकि सर्वाइव किए पैसेंजर्स को बचाया जा सके या फिर प्लेन के पुर्जे ऊपर तैरकर आ गए हों, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला और पहला फेज फेल साबित हुआ। सेकंड फेज शुरू हुआ 4 अप्रैल को और वो भी फेल हो गया। दिसंबर 2017 MH370 के लगभग 3 सालों से ढूंढा जा रहा था। सारी कोशिशों के बाद 3 देशों की सरकारों ने इस मिशन को बंद कर दिया था। मिलियंस पैसे खर्च करने के बाद भी निराशा ही हासिल हुई। अब साल 2018 में एक प्राइवेट कंपनी की एंट्री होती है, ओशियन इन्फिनिटी नाम की एक कंपनी, जो साल 2017 में बनी थी। ये कंपनी अपनी हाई टेक्नोलॉजी के साथ समुद्र में कुछ भी ढूंढ सकने का दावा करती है और अब वो इंडियन ओशियन को सर्च करने के लिए तैयार थी। सरकार ने इन्हें पैसे देने के लिए हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने सरकार से कहा कि अगर वो ढूंढ नहीं पाए तो पैसे नहीं लेंगे। वे मलेशिया गवर्नमेंट से पैसे तभी लेंगे जब वो ढूंढ लेंगे और मलेशिया गवर्नमेंट ने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। 2018 के अक्टूबर तक ओशियन इन्फिनिटी ने कई महीनों तक फ्लाइट MH370 को हर जगह ढूंढ लिया था, लेकिन क्लू मेडागास्कर के पास मिली खिड़की जिसे इग्नोर किया जा रहा था और यह सबसे बड़ा क्लू था और इसे ढूंढा था रिचर्ड गॉडफ्रे ने। दरअसल 2014 में जब गवर्नमेंट के द्वारा मिशन चलाए जा रहे थे, उसी वक्त एक प्राइवेट ग्रुप भी सर्च मिशन चला रहा था जिसका नाम था MH370 इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट ग्रुप और इस ग्रुप का चीफ था रिचर्ड गॉडफ्रे। रिचर्ड ने अपनी स्टडी के अनुसार कहा कि प्लेन मेडागास्कर की तरफ अमेरिका वेस्टर्न कोस्ट की तरफ गया है। रिचर्ड पर इसलिए भरोसा किया जा सकता था क्योंकि उन्होंने जितने भी क्लू बताए थे वो सही थे। अब 2019 तक फिर से फ्लाइट MH370 को ढूंढना बंद ही कर दिया गया था। MH370 के टुकड़े अफ्रीका के ईस्टर्न तटों पर आकर ये बता रहे थे कि उन्हें ढूंढा जाना चाहिए। अब तक बजट भी बहुत खर्च हो चुका था, तो किसी ने MH370 को ढूंढने की हिम्मत नहीं जुटाई। रिचर्ड के पास एनफ अमाउंट ना होने के कारण वह भी बंधा हुआ था और फिर अचानक एक घटना सामने आई 8 मार्च 2014। जिस फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से उड़ान भरी, उस फ्लाइट में 2 नौजवान लड़के भी मौजूद थे। ये लड़के बाकी पैसेंजर से अलग लग रहे थे क्योंकि ये चुराए हुए पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे थे। 17 मार्च को जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो फ्लाइट में जितने भी लोग थे उन सभी का बैकग्राउंड चेक किया जा रहा था। शुरुआत में आपको याद होगा कि कैप्टन अहमद शाह के घर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक स्टिमुलेटर मिला था। उस समय टीम के हाथों एक सुराग लगा था। 2 लड़के गलत पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे थे जो ना तो इटली के थे और ना ही ऑस्ट्रिया के। ये ईरान के पासपोर्ट पर ही कुआलालंपुर पहुंचे थे। टीम इस क्लू के पीछे लग गई ताकि हाईजैकिंग का पता लगाया जा सकेगा और केस सॉल्व हो जाएगा। टीम के अनुभव के अनुसार MH370 आतंकवाद का शिकार हो सकती थी। उन दोनों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के दौरान वही रिजल्ट निकला जो बाकी सबका, यानी कि 0। ये फर्जी थे लेकिन आतंकवादी नहीं। अब 239 लोगों के परिवारों को पहले उम्मीद और फिर नाउम्मीद किया जा रहा था। कुल मिलाकर अब यही कहा जा सकता है कि MH370 समुद्र की गहराइयों में डूब चुका है और उसका रहस्य भी उसके साथ डूब चुका है। अब चाहे कितनी भी थ्योरीज आ जाए, कोई ये कहे कि प्लेन में ऑक्सीजन की कमी थी या फिर कोई ये कहे कि कैप्टन सहारिन अहमद शाह ने अपने पागलपन में प्लेन को डुबोया है या फिर प्लेन में आग लग चुकी है, जवाब यही है कि झूठी तलाश का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। गलती केवल और केवल मलेशियन एयरलाइंस की है।